जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार टेस्ट साथी में। हम लोग अभी तक मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले अब तक दो क्लास में पूर्व मध्यकाल के बारे में जो बहुत सारे राजवंश थे, हमने 10-11 राजवंशों के बारे में देखा था। हमने देखा था कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद देश में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश उदित हो गए थे। देश के भीतर कई सारे देश बन गए थे उस समय। सभी क्षेत्रों पर एक राज्य में 2 से 3 राजवंश शासन कर रहे थे, लगभग एक जिले में छोटे छोटे राजवंश शासन कर रहे थे, है ना। इन सब राजवंशों का आपस में वैर होता था, काफी एक दूसरे के साथ टकराव होता रहता था। जैसे कि हमने पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के विषय में देखा था कि तीनों ने आपस में 100 साल 200 सालों तक काफी कितने लंबे संघर्ष करता रहा था। इन संघर्षों की वजह से, इन्हीं प्रतिद्वंदिताओं की वजह से जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इस सब का लाभ उठा करके भारत पर आक्रमण करने की सोचना योजना बनाने लगी थी। और इसी समय में, है ना, पूर्व मध्यकाल में ही भारत पर सिंध आक्रमण का हुआ था, है ना। सिंध पर आक्रमण हुआ था। भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सिंध है, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण किया था, है ना। इसी काल में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक सब जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर लेता है। लेकिन इसका पृष्ठभूमि जो है ये अरब आक्रमण से ही शुरू हो जाता है। अरब आक्रमण के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया था। सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने 700 ईस्वी में, है ना, 715-16 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण कर लिया था। 11-12 में सिंध पर आक्रमण कर लिया था। उसके बाद मुल्तान को जीता था इसने। उसके बाद जो अगला शासक हुआ तुर्क, वो भी उन्होंने आक्रमणकारी किया था, क्योंकि पहले बार में तो उसने जो जो भी किले थे उसके, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के भारत के जो राजा थे भारत के उस समय, जैसे कि राजा ताहिर का शासन था उस समय, तो कुछ बची खुची हिंदूशाही राजवंश था, उसको समाप्त कर दिया इन्होंने, कासिम ने। उसके बाद जो अगला शासक हुआ तुर्कों का आक्रमण, तो यहाँ पर गजनवी वंश का स्थापना हो जाता है और गजनवी का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो एक आक्रमणियों की जो है ना सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी क्रम में मोहम्मद गौरी जो है जब अपना शासन स्थापित करके 4-5 राज्य स्थापित कर लेता है, तो देश छोड़ते समय अपना एक उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक सौंप देता है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर से उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली जाती है बाद में। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पूर्व मध्यकाल के जो बाद की घटनाक्रम है, पूर्व मध्यकाल में ही 7वीं सदी में अरब आक्रमण और सिंध जो है, अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो इस काल में 2 आक्रमण हुए थे। पहला भारत में अरबों ने आक्रमण किया था और उसी काल में तुर्कों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, अरब आक्रमण और तुर्कों के आक्रमण के बारे में। ठीक है। इन आक्रमणकारियों के बाद, तुर्कों के आक्रमण के बाद में जो है सल्तनत काल की स्थापना होती है। तो हम लोग, हमारा जो अध्याय, अगला अध्याय होगा ना, नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3, हम उसमें सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। आज ये सल्तनत काल शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन सल्तनत काल को समझने के लिए इस काल की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सल्तनत काल की स्थापना का जो बैकग्राउंड है वो यहीं से स्थापना होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इस चैप्टर में, आज के सेशन में हम लोग कितनी चीजें जो भी हमारे टॉपिक हैं, अब उन सभी के स्रोत देखिए। हमें आज के टॉपिक में सबसे पहले ये जानना है कि इस काल की जानकारी के स्रोत क्या है। जैसे कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था इस काल में, 8वीं सदी में, तो इसके स्रोत क्या हैं, इसके जानकारी के स्रोत हैं। आखिर किस ग्रंथ के आधार पर यह कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे कि भारत पर अरब और तुर्की आक्रमण की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन से हैं, कौन से साहित्य हैं जिसके आधार पर इस काल की जानकारी का इतिहास प्राप्त होता है। अब इस समय जब अरब और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, है ना। इन सभी स्थितियों के बारे में भारत की जो है जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने केवल अरब और तुर्क आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति दिया है। तो भारत की स्थिति का मतलब सब कुछ हो जाता है यहाँ पर, आपकी पॉलिटिकल, राजनीतिक स्थिति, इकोनॉमिकल, है ना, सोशल, इनकी स्थिति के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं स्थितियों को जान करके जो है विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था। यदि विदेशियों को ये पता नहीं होता कि भारत में राजनीतिक सत्ता कमजोर है, तो वो आक्रमण नहीं करते। यदि भारतीयों को ये पता होता कि भारत सोने की चिड़िया नहीं है, तो वो भारत पर आक्रमण नहीं करता। क्योंकि जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया था, उन सभी का एक न एक उद्देश्य हुआ करता था, वो था भारत की धन संपत्ति को लूटना, है ना। और हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे भी कि उन्होंने भारत पर जो अरबियों ने जो आक्रमण किया था, वे क्यों किया था, है ना। तो हमारा तीसरा टॉपिक यही हो जाएगा कि भारत पर अरबों का या तुर्कों का आक्रमण। यहाँ पर हम केवल अरबों लिखे हैं, यहाँ पर तुर्कों भी है ना। भारत पर अरब और तुर्कों के आक्रमण के क्या कारण, है ना। तो आपसे एग्जाम में अलग तरीके से पूछ लिया जा सकता है। जैसे कि
भारत पर अरबी आक्रमण के कारण, या फिर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के कारण, या फिर इसके आक्रमण के पीछे उद्देश्य क्या थे, है ना, इनके आक्रमण की प्रेरणा क्या थी, किस चीजों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचा या फिर आक्रमण किया, है ना। तो ये तीसरा हमारा टॉपिक होगा। अब उसके बाद हम बारी बारी से पहले अरबों का आक्रमण देखेंगे, उसके बाद हम तुर्कों का आक्रमण देखेंगे, ठीक है। जब अरब आक्रमण होगा तो इसमें देखोगे आप, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 711-12 ईस्वी में, और उन्होंने सिंध पर पहले आकर जो सिंध पर विजय किया था, और उसके बाद उसने मुल्तान पर भी जीत लिया था, और भारत के भीतरी भागों तक प्रवेश करने की कोशिश की थी। उसके बाद तुर्कों का आगमन शुरू हो जाता है, इसमें मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी का शासन आता है, और मोहम्मद गौरी जो कुछ 4-5 एरिया को जीतता है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के, उसी 4-5 में एक पर अपना एक दास जो है बिठा के चला जाता है, उसका दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशज आप बाद में देखते हो कि सल्तनत काल की स्थापना करती है। तो यदि सल्तनत काल को समझना है तो सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, यहाँ पर भारत पर तुर्क सत्ता की स्थापना। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत पर ये जो 2 आक्रमण हुए थे, बड़े बड़े विदेशी आक्रमण, ये बड़े बड़े इसलिए कहा जाता है कि एक इस आक्रमण के बाद भारत में एक नए युग का विस्तार हुआ था, क्योंकि इसके बाद हमेशा से ही भारत पर मुस्लिम जो है सत्ता स्थापना हो गई थी। अब से लेकर के आधुनिक काल तक देख रहे हो कि जब अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक, सल्तनत काल के बाद अब सीधे मुगल काल आ जाता है, तो एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना एक अनवरत रूप से चलती रहती है, तो एक नए युग का अंत हो जाता है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे तो ऐसा कहा है कि प्राचीन इतिहासकार जैसे हिंदू राजवंशों का शासन था, तो ऐसे ही मुस्लिम राजवंश जो है, मुगल भारत का मध्यकालीन भारत, ये मुस्लिम राजवंशों का शासन है ना। तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस काल को, यानी कि मध्यकाल को, मुस्लिमों की शासन क्यों कहा जाता है ना। और इसका बैकग्राउंड यहीं से बनता है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। आखिर उस समय में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो भारत के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया था, भारत का जो है इसने धर्म पर क्या प्रभाव छोड़ा, भारत के समाज पर क्या प्रभाव छोड़ा, भारत की आर्थिक स्थिति को इसने कैसे प्रभावित किया, भारत की राजनीतिक स्थिति को इसने कैसे प्रभावित किया। तो इसके सारे प्रभाव के बारे में हम लोग सोचेंगे, और इन्हीं प्रभावों के बाद आप देखोगे कि भारत में जो सूफी संत की स्थापना हो जाती है, भारत में सूफी संत का जो आगमन होता है वो इसी प्रभाव के कारण होता है। मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो भी इसी कारण से होता है ना। तो इसी सब की बैकग्राउंड आप देखोगे। फिर देखोगे कि विदेशी में भारत में सफलता के कारण ये जो आक्रमणकारी थे, आखिर भारत में जब आक्रमण किया तो सफल क्यों हो गए थे, है ना। तो आज के कारण आज चैप्टर में जो है इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस पर आक्रमण, इस काल के जो आक्रमण के जानकारी के स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर 3 पुस्तक की चर्चा किया है। एक तो चचनामा की चर्चा की है, दूसरा फिरदौसी की जो शाहनामा है उसकी चर्चा की है, और अलबरूनी की जो किताब अल हिंद है उसकी चर्चा किया है। ये तीनों किताब जो है काफी इंपोर्टेंट किताब है, और यही तीनों ग्रंथ हैं जो इस काल की जानकारी के स्रोत हैं। बाद के अकबर और मुगल काल की जानकारी के स्रोत हम अलग से पढ़ेंगे, और उसमें जो सल्तनत काल की स्थापना है उसमें अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल इस काल की, यानी कि भारत पर तुर्क और अरब आक्रमण की जो जानकारी के स्रोत हैं, जो उसकी जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है, हम केवल इन्हीं 3 किताब के बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम में सीधे आप पर कहेगा मेंस एग्जाम में कि फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, उस पर टिप्पणी कीजिए, इसके विवरण पर लिख लीजिए, है ना। उसने भारत के बारे में किस प्रकार की जानकारी छोड़ रखी है उसके बारे में आप विवरण दीजिए। तो इस किताब में लिखी गई हर एक बात आपको जानना जरूरी है। कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि भारतीय समाज के बारे में फिरदौसी ने क्या कहा है ना। भारतीय वर्ण व्यवस्था के बारे में फिरदौसी ने क्या टिप्पणी की है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी की है ना। फिर कहेगा कि बरनी के समय में भारत के जो है, भारत के शासक किस किस राज्यों में कौन कौन से शासन किया करते थे, किस किस राजवंशों का शासन था। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वो प्रश्न गए, वो काल गए जब केवल जो है इसके रचनाकार के नाम पूछ लिए जाते, है ना। एक समय था जब केवल पूछ लिया जाता था कि शाहनामा के लेखक कौन है, अब वो नहीं पूछता। अब उसके डेप्थ पूछता है, डेप्थ भीतर से, कि उसके भीतर में उसने किस प्रकार की टिप्पणी की है। याद है आपको कहा था ना कि एक विदेशी यात्री आए थे ह्वेनसांग, उसके बारे में कहा जाता है कि ह्वेनसांग ने भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है। ये बीपीएससी का प्रश्न है, बाद में यूपीपीसीएस ने भी पूछा था, है ना। तो ये देख रहे हो ना, क्वेश्चन की नेचर देख रहे हो। यदि पूछना होता तो केवल ऐसा पूछता ना, पहले क्या पूछता था कि ह्वेनसांग ने किस ग्रंथ की रचना की,
या फिर किस सदी में भारत आगमन किया था, किसके दरबार में आया था, पहले यही पूछता था। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि ह्वेन ने जब भारत आया था तो भारतीय समाज को अपने ग्रंथ में कितने भागों में विभाजित किया है। इससे पहले भारतीय समाजों को सभी ग्रंथों में यह बताया गया है कि भारतीय समाज केवल 4 वर्गों में बटा हुआ है ना, जो ऋग्वैदिक काल से ही बचा हुआ है। लेकिन ह्वेन जब आया था तो पहली बार इन्होंने भारत के समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया, 7 वर्गों में विभाजित किया था। तो क्वेश्चन की नेचर देख लो ना, है ना। तो इसीलिए इन 3 किताब का जो नाम बताया हूँ, सचनामा, शाहनामा और एक फिरदौसी की जो रचना है ना, तो इन तीनों ग्रंथ के बारे में जितनी सारी उसने जानकारी छोड़ रखी है उन सभी को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इन्हीं तीनों ग्रंथ के आधार पर इस काल की जानकारी और इस काल के इतिहास का लेखन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है चचनामा। इसके लेखक कौन है इसके बारे में पता नहीं चल पाया, है ना। किसी अज्ञात ने इसे लिखा था और ये 8वीं सदी में लिखा था, जब भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण 711 ईस्वी में। उसी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के साथ में ये आया था इसके लेखक। लेकिन इसने अपने ग्रंथ में इसका नाम नहीं लिखा। ठीक है, कि ये इसके लेखक कौन है ये नहीं लिखा। जैसे हमने देखा है ना, एंशियंट हिस्ट्री में भी एक यूरोपियन इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार, है ना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, उसके लेखक का नाम पता नहीं है। ऐसे ही चचनामा का नाम जो है पता नहीं है। इसे कभी कभी फतहनामा ए सिंध भी कहा जाता है, फतहनामा ए सिंध, क्योंकि इसी ग्रंथ में जो है पहली बार सिंध विजय की जानकारी दी गई है। तो आपको ये भी दे दिया जाएगा एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, 3-4 ग्रंथों के नाम दे दे और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन 4 ग्रंथों में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो सिंध विजय की जानकारी देता है ना। तो ये चचनामा ही है जो सिंध विजय की जानकारी देता है। ये किताब मूल रूप से 8वीं सदी में लिखी गई थी और ये अरबी भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से, है ना, जब ये पहली बार लिखी गई थी। लेकिन ये मूल रूप से ये किताब जो है ना वर्तमान में मौजूद नहीं है। इन किताब को किसी दूसरे इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में संदर्भ के रूप में लिखा है ना। कई इतिहासकारों की भाषा आप देखे होंगे कि जैसे कि अभी वाल्मीकि रामायण तो वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन आप यदि चाहते हो कि हमने पढ़ लिख लिया है और अपनी भाषा में कोई रामायण लिखने की कोशिश करें, तो जब भी आप रामायण लिखोगे ना तो आप ऐसा लिखोगे कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है, रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है, तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है। दूसरी कहोगे, यदि तमिल भाषा के ग्रंथ लिखोगे तो फिर आप लिखोगे कंबन ऋषि ने रामचरित रामायण के बारे में ऐसा लिखा है ना। फिर यही बंगला में जाओगे, फिर उसे लिखोगे कि कीर्तिवास ने अपने बंगाली रामायण में इस तरह से लिखा है। तो इसी को संदर्भ कहा जाता है ना। क्योंकि रामायण जो है न तो कीर्तिवास का रामायण अभी मौजूद है, न ही तुलसीदास की मूल रामायण मौजूद है, बस उसमें जो लिखी गई बातें हैं वो किसी किसी ग्रंथ में आ रही है। तो यही बातें थी। ये 7वीं सदी में लिखी गई ग्रंथ वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन बाद में इसका जो अनुवाद कराया गया था 13वीं सदी में, उसका अनुवाद उपलब्ध है अभी। बाद में जो अनुवाद कराया गया था ये 13वीं सदी में अनुवाद कराया गया था और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो वर्तमान में यही मौजूद है और इसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इसका अनुवाद जो है अबू बकर कूफी ने किया था 13वीं शताब्दी में। लंबा चौड़ा नाम है तो इतना याद रखना नहीं जरूरी है, बस ये रखिए कि अबू बकर कूफी ने इसका अनुवाद किया था 13वीं शताब्दी में, और इससे 500 साल पहले ये ग्रंथ लिखी जा चुकी थी। ठीक है, इस ग्रंथ का जो मुख्य विषय है ये अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण और उसके विजय की जानकारी दी गई है। विशेष रूप से कासिम के जो है सिंध विजय की जानकारी का विस्तृत विवरण दिया गया है इसमें। लेकिन इसके साथ साथ और चीज की क्या जानकारी दी है, उस काल की जो सामाजिक स्थिति है इस सब की भी जानकारी देता है। भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत की भी जानकारी देता है ये। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया था तो भारत आते समय वो केवल आक्रमणकारी के रूप में नहीं आया था। उसका उद्देश्य था धन संपत्ति को लूटना, भारत की धन संपत्ति को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भारत में रह रहे लोगों का धर्म परिवर्तन करना, है ना। बहुत सारे उनके उद्देश्य थे। तो ये केवल एक ही जानकारी नहीं देता, सिंध विजय की राजनीतिक जानकारी नहीं देता, बल्कि उस काल की जो इस्लामी शासन की भारत में जो शुरुआत होती है इस बात की भी जानकारी देता है। साथ ही इस काल में जब ये लेखक भारत आया था मोहम्मद बिन कासिम के काल में, तो उस समय भारत के उत्तरवर्ती सीमा प्रांत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो कश्मीर वाला जो इलाका है, यहाँ पर कुछ शासक वहाँ पर शासन कर रहे थे। इस ग्रंथ में उसके राजा के नाम भी दिए गए हैं। यदि ये ग्रंथ ना होता तो मोहम्मद बिन कासिम के समय भारत पर शासक कौन कर रहा था ये हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो पाता, है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि चचनामा में बताया गया है कि जब कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध में एक ब्राह्मण वंश का राजा था और उसका नाम था चाच।
ठीक है। इसी ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि राजा दाहिर यहाँ का उत्तराधिकारी था, चाच का उत्तराधिकारी था, और इसी के काल में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। ये इस समय अरब का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था और इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और ये जैसी देवी है ना, ये दाहिर की पत्नी है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो काफी लूटमार मचाता है। इससे पहले भारत में इस तरह की लूटपाट की प्रथा नहीं थी। युद्ध केवल रण क्षेत्र में लड़ा जाता था, युद्ध भूमि में लड़ा जाता था। यदि कोई युद्ध होता तो वहीं पर सल्टा लिया जाता था। वहां के सैनिक, विजेता के सैनिक किसी गांव पर या किसी शहर पर आक्रमण नहीं करते थे। इस लोगों ने इतना लूटपाट मचाया, उनकी विधवाओं को लूटा। तो फिर इसकी जो विधवा थी जैसी देवी, उसने अपने राज्य के सभी सैनिकों को एकजुट कर लिया और मोहम्मद बिन कासिम के प्रति जो है युद्ध के लिए खड़ा हो गई। और ये महिला खुद जो है युद्ध के मैदान में चली गई थी। फिर कासिम ने खूब कत्लेआम मचाया और सारी महिलाओं को मार दिया यहाँ पर। और बची खुची जो इसके राज परिवार की महिलाएं थी, उसको फिर उठा के अपने हरम में ले गया। जो फारस के सरकार के वहाँ जो थे खलीफा, उसके दरबार में इसे भेज दिया गया। ठीक है। तो जैसी देवी का नाम आप याद रखिएगा। एक बहुत ही झांसी की रानी की तरह थी ये, मध्यकाल की तरह, है ना। मध्यकाल की झांसी की रानी आप कह सकते हो इसे। किसी भी विदेशी शासक के प्रति यदि कोई हथियार उठा ले तो आप झांसी की रानी ही नाम दोगे ना। तो ये आप याद रखिए। तो ये चचनामा इतनी सारी जानकारी देता है, 3-4 राजाओं के नाम की जानकारी देता है, भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी देता है, और कासिम द्वारा भारत पर सिंध आक्रमण और उसकी विजय की भी जानकारी देता है। हमारा दूसरा प्रमुख ग्रंथ है फिरदौसी की शाहनामा। फिरदौसी लेखक हैं, है ना, और उसने एक कृति लिखी थी जिसका नाम है शाहनामा। इसने 940 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक भारत में रहा था और इसी काल की जानकारी भारत के बारे में लिखा है ना। तो इसके पुस्तक का नाम है शाहनामा। शाहनामा को ईरान में बहुत बड़ा नाम है। इसे ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य कहा जाता है। जैसे भारत में महाकाव्य रामायण को कहा जाता है ना, महाभारत को कहा जाता है, ऐसे इसे ईरान का महाकाव्य कहा जाता है। इसमें 50,000 से ज्यादा दोहे हैं, है ना। फारसी इतिहास का इसमें काल अनुसार विवरण दिया गया है। इससे पहले भारत के इतिहास, जितने सारे इतिहास लिखे गए थे, इसमें डेट नहीं दिया गया था। भारतीयों के इतिहास में तिथि नहीं दी गई थी, है ना। तो ये एक अच्छी विशेषता थी। इनके आगमन के बाद के जितने सारे इतिहास लिखे गए थे, इसके आने के बाद, उन सभी इतिहास में जो है डेट लिखा गया है, तिथि, है ना। इसके पहले के जितने सारे इतिहास लिखे गए थे भारत के ब्राह्मणों के द्वारा या फिर उसके ऋषियों के द्वारा, उसमें किसी में भी तिथि का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन ये भारत में पहली बार तिथि का वर्णन किया है। तो इसके लिए इसका ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा हमारा ग्रंथ है अल बुरूनी। ठीक है। ये एक ईरानी विद्वान थे जो 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, है ना। और उस काल की जो जानकारी दी है इसने, उसी को इसने तहकीक ए हिंद नामक किताब में लिखा है। तहकीक मतलब होता है खोज करना, और हिंद मतलब भारत है। तो भारत की खोज करना नामक एक ग्रंथ लिखी थी, या फिर भारत की खोज। इस काल में इसने धार्मिक स्थिति के बारे में लिखा है। अल बरूनी ने भारत की धार्मिक स्थिति पर टिप्पणी की है और कहा है केवल ब्राह्मणों को ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है। मूर्ति पूजा भारत में प्रचलित है। ये सभी बातें कौन बता रहा है? अल बरूनी अपने ग्रंथ में बता रहा है। अल बरूनी अपने किताब में यह भी लिखता है कि भारत खंडित है और बटा हुआ है, काफी छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ है। राजाओं में काफी ईर्ष्या है, आपस में युद्ध करते रहते हैं, सभी के बीच में एकताओं का अभाव है। यही ग्रंथ जब 1017 ईस्वी में लिख करके लिए गया ना वहां पर, तो उन्हीं का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया। वहां के राजाओं ने पढ़ा, फारस के राजाओं ने, उनके खलीफाओं ने, तो कहा कि ये तो बढ़िया मौका है हमें युद्ध करने, वहां पर निमंत्रण करने का। वहां पर जाके उसके जहां पर राजा ही खंडित है, भागवत पूरा देश खंडित है ना, राष्ट्रीय एकता का अभाव है, सभी राजा आपस में ईर्ष्या करते हैं, आपस में लड़ते मरते रहते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हम लोग उस पर आक्रमण करें और वहां खूब लूट मचाए। इन्हीं किताब को पढ़ के, ये जो 3 किताब है ना, इन्हीं किताबों को पढ़ के भारत पर आक्रमण हुए थे, एक के बाद एक आक्रमण। इसी ग्रंथ में ये तो राजनीतिक स्थिति के बारे में देखिए, ये सभी जानकारी दे रहा है। किताब वहां पर जानकारी दे रहा है कि बढ़िया मौका है भारत में, राजनीतिक रूप से तुम्हें कोई मुकाबला नहीं करेगा, भारत पर आक्रमण करो। यहाँ पे कानूनी व्यवस्था भी है। सुधारात्मक दंड प्रणाली का मतलब होता है किसी को सुधरने के लिए मौका दिया जाना, वर्तमान में भी यही है। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड से छूट प्राप्त है। तो ये सभी चीज जो है इस काल की जानकारी दे रहा है। ठीक। इसने आर्थिक स्थिति के बारे में भी काफी सारी जानकारी दी। कहा कि भारत सोने की चिड़िया है, आप आक्रमण तो करो, आपको कोई रोकने वाला वहां पर नहीं है। एक तो धन संपत्ति खूब मिलेगा, भारत में जीवन स्तर देख रहे हो अन्य देशों से बेहतर है,
किसी भी दूसरे देश में जाओगे, किसी भी दूसरे देश में लूटपाट मचाओगे, उससे ऊंची जीवन स्तर है यहाँ का, तो यहाँ पर आप आक्रमण करो। राजा सभी भूमि का जो है स्वामी नहीं है, इसका मतलब है कि जो संपत्ति है उसका विकेंद्रीकरण है। किसी दूसरे देश में आक्रमण करोगे तो संपत्ति केवल राजा के पास रहेगी, केंद्रीकृत रहता है, बाकी जनता गरीब रहती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, देश में संपत्ति का बंटवारा हुआ था, तो इसका मतलब है कि सभी सामंत थे ना, भारत में सामंती प्रथा लागू थी, सभी के पास संपत्ति था। इसलिए तो देख रहे हो ना, जे के अलग अलग कोने में आक्रमण हुआ था और सभी के साथ लूटपाट मचाई गई थी, भीतरी भागों तक है ना लूटपाट मचाई गई थी। उस काल में मथुरा, बनारस, सारनाथ या फिर जो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, यहाँ तक लूटपाट मचाई गई थी। धन का विकेंद्रीकरण का ये भी मतलब है ना, सारी धन संपत्ति बौद्ध मठ और हिंदू मंदिरों में स्थित है ना, केवल राजा के पास नहीं, यहाँ सब भी है, तो आप यहाँ भी कर सकते हो। इसी ग्रंथ में इसके दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में भी बताया गया है कि भारतीय लोग काफी विद्वान हैं, वो गणित से लेकर के खगोल विज्ञान, दूसरे ग्रंथ में सभी मामले में जानकार है। यदि वहां पर जानकारी करोगे, आक्रमण करोगे, तो वहां के दार्शनिकों को अपने राजमहल में ले आ सकते हो, अपने राजमहल में लाके उसे अपनी सेवा में रख सकते हो। इसलिए आक्रमण करो और वहां के विद्वानों को उठा के अपने देश में लाओ। तो ऐसा भी किया उसने। सामाजिक स्थिति के बारे में भी उसने टिप्पणी की। अलबरूनी ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था काफी गहरी रूप से व्याप्त है, यहाँ पर सती प्रथा विद्यमान है, यहाँ पर जौहर प्रथा भी है, बाल विवाह जैसी चीजें प्रथा भी है ना, विधवा पुनर्विवाह वर्जित है। इस तरह की चीजें उस ग्रंथ में लिखी थी और ये सारी जानकारी वहां पर जाके फारस में अपनी राजाओं को सुनाया अलबरूनी ने। इसने ये भी लिखा कि भारतीयों में इतिहास लेखन का अभाव है, भारतीय लोग इतिहास नहीं लिखते हैं, लेकिन अन्य चीजों में वो काफी ज्ञानी है, जैसे कि गणित के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, इन सभी चीजों के क्षेत्र में काफी ज्ञानी है, तो हमें इस चीजों का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुल 3 ग्रंथ थे जो हमें इस काल की आक्रमण की जानकारी देता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम सबसे पहले जो है इसके आक्रमण के समय भारत की आर्थिक जो भारत की स्थिति को देखेंगे। इस स्थिति में हम अलग अलग देखेंगे, जैसे कि पहले राजनीतिक स्थिति को देखते हैं, फिर सामाजिक, है ना, फिर धार्मिक, इस तरह की स्थिति देखेंगे। और यही सब, इस चीजों को बारीकी से देखना जरूरी है। यही सब वो चीज है जिसके कारण विदेशी भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुए थे। इन्हीं सब कमजोरियों की वजह से ये सब स्थिति थी, और एक भारत की कमजोरी भी थी। इन्हीं सभी की वजह से भारत पर आक्रमण हुआ था। तो इस सभी को बढ़िया से जानना जरूरी है, ये प्रीलिम से लेकर के मेंस एग्जाम तक आपको बहुत ही काम आएगा। इस काल की यदि हम राजनीतिक स्थिति की चर्चा करें, तो उस समय भारत जो है कई छोटे छोटे में राज्यों में बटा हुआ था और सभी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये केवल उस राज्य की कमजोरी नहीं थी, ये पूरे भारत की कमजोरी थी। ठीक है, यदि हम इस समय उत्तर पश्चिम सीमा की स्थिति देखें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है, काबुल वाला जो इलाका है, यहाँ की स्थिति को देखें तो ये मौर्य काल से ही भारत का हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान पर उस समय हिंदू का शासन था, लेकिन इस समय काफी विखंडित है, काफी कमजोर है। तो ये भारत पर आक्रमण करने के लिए गोल्डन अवसर है, भारत पर आक्रमण कर ही देना चाहिए, यही वो समय है, ऐसा उसने सुनाया। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित होने के कारण जब भी कोई विदेशी आक्रमण हुआ तो सबसे पहले आक्रमण इन्हीं राज्यों पर होता था, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है, यहीं पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण होता था। और इतनी जल्दी आक्रमण होने के कारण खुद को संभाल नहीं पाता था, इसे संभालने का मौका नहीं मिलता था। और एक बार जब जैसे ही खैबर दर्रे और गोलन दर्रे, बेलन दर्रे पार कर लिया गया आक्रमणकारियों के द्वारा, तो फिर भारत में घुसना आसान काफी हो जाता था। ठीक है, क्योंकि भारत में फिर रोकने वाला कोई शक्ति नहीं हुआ करता था उस समय। तो ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत काफी मजबूत थी। इसीलिए आप सल्तनत काल में जितनी सारी शक्ति देखे हो ना, सल्तनत काल में सारी, जो अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता हो या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के हो, इसने सारी अपनी सेना यहीं पर तैयार कर दी थी। वर्तमान में भी भारत की जितनी सैन्य बजट है उसका 1/3 हिस्सा यहीं पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की रक्षा करने में ही खर्च हो जाता है। ठीक है, तो ये प्राचीन काल से ही काफी सेंसिटिव जोन रहा है। कश्मीर की स्थिति, कश्मीर पर इस समय एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। हमने कल ही पढ़ा था ललितादित्य मुक्तापिंड के बारे में, यह कारकोट राजवंश से संबंधित था। इन्होंने ये इस समय ये काफी शक्तिशाली था, कन्नौज से लेकर के पाल प्रतिहार तक शासक को इसने हराया था। लेकिन इसके शासन के अंत के बाद क्या हुआ, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कोई भी शक्तिशाली नहीं हुआ, उसके बाद फिर सत्ता का विघटन होना अवश्यंभावी था। ये कश्मीर की। उसके बाद सिंध की स्थिति देखिए, यहाँ भी एक विस्तृत राज्य था। इसकी सीमाएं जो हैं उत्तर में कश्मीर से लेकर के पूरब में कन्नौज और दक्षिण में अरब सागर तक फैली हुई थी। सिंध की कमजोरी थी कि दाहिर की इसकी जो राजनीतिक नीति है, ये इसके शासक की कमजोरी थी। सिंध की दाहिर की जो राजनीतिक नीति है,
ये थी कि ये शूद्र और जाटों के प्रति दमनकारी नीति अपनाता था। राजा दाहिर एक ब्राह्मण शासक था। और हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, कल के शासनकाल में, कि जो भी राजपूत शासक थे, सभी राजपूत शासक की एक ही कमजोरी थी कि उसके शासन में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दे रखा था। आरक्षण प्रथा आज से लागू नहीं था, इस समय भी लागू था, लेकिन अभी उल्टा है। अभी छोटी जातियों को दिया जाता है, उस समय ब्राह्मणों को दिया जाता था। ऊंचे पदों पर केवल बड़े अधिकारी ही, जो बड़े ऊंचे ऊंचे वर्ण के जो अधिकारी थे वही थे, है ना। तो इसी राजा दाहिर की नीति यही थी, समाज के जितने सारे पद हो सकते हैं साम्राज्य के, वो सारे ऊंची जातियों को दिया जाता था। तो निचली जाति जो लड़ाकू जो होते थे उस समय के जाट, और वैसे भी आप देख रहे हो ना कि गंधार पाकिस्तान के इलाके काफी लड़ाकू जन्म देते हैं, है ना। काफी लड़ाकू लड़के सब होते हैं वहाँ के, क्योंकि वो काफी हाइट ज्यादा होती है ना, ये सब जनजाति लोग हैं। तो ये सब हमेशा वहां पर विद्रोह करते रहता था। ये इनकी कमजोरी का कारण बना था। यदि राजा दाहिर जो है इस प्रकार की नीति न अपनाता शूद्रों के प्रति या फिर जाटों के प्रति, तो सभी ये लोग इसके दोस्त होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसी समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत की स्थिति देखिए। भारत के उत्तर भागों में आप देख रहे हो ना कि पाल वंश का शासन था। पाल वंश के बाद भारत में बंगाल में जो है सेन वंश का शासन स्थापित हुआ था। और उसी काल में दक्षिण में जो है वाकाटक वंश, पल्लव वंश, पांडव वंश, चोल वंश की स्थापना हुई थी। बाद में फिर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हो जाती है। और ये सब भी आपस में लड़ते मरते रहते हैं, कभी भी राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पाई थी। शक्तिशाली तो थे, लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, सभी आपस में लड़ मर रहे थे। तो ये सभी मौका है बाहरी आक्रमणियों का। कहावत पहले से सुनी जा रही है ना कि दो बंदर के झगड़े में कोई बिल्ली तीसरा आता है जो फायदा उठा के ले जाता है। तो यही हुआ था देश में, ठीक है। इस समय की भारतीय समाज की स्थिति क्या थी? भारत की सभी समाज जो है जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। अंतरजातीय विवाह के साथ साथ अंतरजातीय भोजन भी एक साथ नहीं बैठ के किया जा सकता था। जो ग्राम भोज वाला जो उस समय दिया जाता था, उस समय सभी जाति एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते थे, इतनी छुआछूत और जाति प्रथा विद्यमान थी। तो ये सब मौका देता है विदेशियों को कि आओ हमारे देश पर आक्रमण करो, क्योंकि समाज में काफी फूट व्याप्त थी, ठीक है ना, काफी विषमताएं थी। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया जाता था समाज में जो है। एक तो पूरे समाज में तो था ही, और परिवार के भीतर भी इस तरह की विषमताएं मौजूद थी। पुरुष सभी एक समान होते थे, लेकिन महिलाओं को निचला दर्जा दिया जाता था, ठीक है। पुरुषों को अनेक विवाह की अनुमति थी, लेकिन महिलाएं एक बार यदि विवाह विधवा हो गई तो फिर उसे सती करना पड़ता था। और यदि या फिर सती ये प्रथा या फिर जौहर प्रथा, दोनों का एक ही मतलब होता है। सती प्रथा में क्या होता है कि किसी महिला को एक अकेले में जलाया जाता है, लेकिन जौहर प्रथा एक सामूहिक होता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों में अग्नि में ही जलाई जाती है महिलाओं को, ठीक है, तो पतियों के मरने के बाद। तो दोनों एक ही लगभग है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। इस समय शिक्षा की स्थिति, शिक्षा ठीक ठाक थी। बहुत सारे बौद्ध, हमने गुप्त काल में ही देख लिया था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की स्थापना हो गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी तो गुप्त काल से ही था। उसके बाद में देखा था कि बल्लवी यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, दक्षिण में कांची यूनिवर्सिटी, और पाल काल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई है। तो सारे बौद्ध और हिंदू धर्म के शिक्षा के केंद्र बन तो गए थे, लेकिन ये शिक्षा किनको दिया जाता था? समाज के केवल ऊपरी वर्ग को। सभी के लिए तो नहीं था ना। समाज के शूद्रों को तो शिक्षा अभी भी नहीं था। केवल समाज के ऊपरी वर्ग ही शिक्षित हो सकते थे, और समाज के केवल पुरुष ही हो सकते थे। ऊपरी वर्ग में भी केवल पुरुष ही, है ना। तो समाज के शूद्र और नीचे की जो महिलाएं थी, ये कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो ये सभी विभेदनकारी नीति थी जो विदेशियों को काफी अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, ठीक है। इस समय की धार्मिक स्थिति, इस समय हिंदू धर्म काफी लोकप्रिय था, लेकिन बौद्ध भी इस समय तक काफी अपना विख्यात रूप धारण कर लिया था, क्योंकि अभी अभी पाल वंश का शासन था। और हमने देखा था कि पाल वंश ने नालंदा जैसे और विक्रमशिला जैसे, बांग्लादेश में सोमपुरा महाविहार, और उस समय तक्षशिला जो है पहले से ही बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। बामियान जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी वो भी इसी समय बनाई गई थी, ठीक है। तो ये सब पहले से ही बौद्ध धर्म का था। तो हिंदू और बौद्ध दो बड़े धर्म थे, लेकिन जैन भी गौण रूप से था थोड़ी बहुत पश्चिम भारत में इस समय महत्वपूर्ण, ठीक है। चतुर्वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार के कारण समाज में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता था। तो ये भी एक कमजोरी थी भारतीय समाज को। आर्थिक स्थिति, इस दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश था, है ना। इसमें कृषि, व्यापार, वाणिज्य, हस्तशिल्प, उद्योग सभी प्रकार की सभी जो है उन्नत दशा में था। लेकिन ये उन्नति जो है केवल अधिकांश हिस्सा भारतीय अमीर वर्गों के पास था। ये जो सामाजिक विषमताएं आज मौजूद है ना, देख रहे हो ना, देश की 1-2% जनता जो है वो पूरे देश की 90-95% संपत्ति का मालिक है। ये चीज पहले भी थी,
भारत सुखी संपन्न तो था, पहले भी भारत में काफी धन संपत्ति था और इतना था कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। लेकिन उस समय भी आर्थिक विषमताएं काफी मौजूद थी, क्योंकि राजा के साथ साथ देश में, देश भर में जितने प्रखंड लेवल के अधिकारी हैं ना, अभी वर्तमान में जिला लेवल के, यहाँ तक सामंत बसा हुआ था। ये सभी सामंत धनवान होते थे, काफी धनवान होते थे, सभी सुख सुविधाओं का लाभ लेने वाले होते थे। तो यहाँ पर धन संपत्ति का जो है संपत्ति का केंद्रीकरण हो गया था। ठीक है, तो ये चीजें थी। असमानता काफी व्याप्त थी, आम जनता के पास धन नहीं थी। तो ये सभी चीजें सेंसिटिव चीज होती है, जो किसी देश में चिनगारी लगाने के लिए काफी होता है। ये सभी सभी जो है ना, समाज के हभी सभी क्षेत्रों में देख रहे हो। धर्म में भी असमानता, जाति में भी असमानता, यहाँ तक कि परिवार में भी असमानता, राजनीति में तो असमानता है ही, वहां पर छोटे जातियों को सीट नहीं दिया जाता ऊपर में, है ना। इतनी सारी असमानता जिस देश में रहेगी तो कितना सेंसिटिव होगा। फिर विदेशी आक्रमणकारी जब भी आएंगे तो इसी चीजों की कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, है ना। क्या करेंगे वो लोग, जब भी भारत में आएंगे तो उसकी कमजोरी को, आक्रमण करते समय कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसकी कमजोरी क्या है ना। अब जैसे कि देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, 11 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसने पूरे जान लगा करके भी राजा दाहिर को हरा नहीं पाया। राजा दाहिर इतना मामूली भी नहीं था, सिंध का शासक, काफी शक्तिशाली शासक था। नहीं हरा पाने के बाद उसने एक कमजोरी ढूंढी कि आखिर इस हिंदुओं का कमजोरी क्या है, वे कौन सी ट्रिक ढूंढा जाए जिसकी वजह से हम जो है इसका सर्वनाश कर पाए। तो फिर वहां एक जाट उसको मिला, है ना, और उस जाट ने बताया कि यदि आप चाहते हो कि हम दाहिर पर आक्रमण करें, दाहिर को मार दें, तो आपको सबसे पहले जो राजमहल जाने वाली पानी की जो लिंक लाइन है, सिंधु नदी की जो जल जाता है उसमें राजमहल में, उसको आप तोड़ दो। तभी आप अपने बिना भूख प्यासे सभी लोग जो है किला से बाहर निकलेगा और फिर आप आसानी से आक्रमण कर लेगा। ठीक है, और उसने किया भी यही, उसने यही किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु नदी के जल स्रोत को महल में जाने से रोक दिया। लगभग 2-3 हफ्तों तक भूखे प्यासे सब रहे, लेकिन उसके बाद सभी लोग जो है बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला भूखे प्यासे एकदम बेचैन, तो फिर उसी स्थिति का फायदा उठा करके उसका हत्या कर दिया। न केवल उस युद्ध में पराजित किया, बल्कि राजा दाहिर की हत्या ही कर दी। और हत्या करने के बाद उसकी जो विधवा थी वो खुद सेना लेकर के तैयार हो गई युद्ध करने के लिए। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने हुआ वही, पूरा खूब लूटपाट मचाया और महिलाओं को भी कत्लेआम किया था उसने। ठीक है, तो अब इतिहासकार कहते हैं कि वो देशद्रोही था। वो जो जाट था जिसने गुप्त रहस्य बता दिया उसको कि इसका जल काट दो तो वो लोग मर जाएंगे, तो देशद्रोही था। भाई देशद्रोही कैसे हुआ, जब समाज में सब कुछ अच्छी स्थिति में था तब तुम भी तो देशद्रोही थे ना। तुमने कहा उसको माना कि ये हमारा भाई है, जाट हमारा भाई है, तुमने उस समय तो नहीं माना। और आज ये अपनी देखा गया ना, हो सकता है इसको लालच दे दिया हो मोहम्मद बिन कासिम ने कि तुम हमको यह जीतने दो पहले दाहिर को, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ का राजा बना दे। ठीक है, जब मराठा आक्रमण हुआ था उस समय भी आपने देखा था ना, इसी तरह के षड्यंत्र रचे गए थे, देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी, है ना। मोहम्मद बिन बाबर और राणा संगा आप देख रहे हो ना, इसे आक्रमण करके उसे बुलाया गया था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था इसी देशद्रोही के द्वारा। तो भाई कोई देशद्रोही क्यों करता है ना। जब तक तुम उसके अधिकारों का हनन नहीं करोगे तो देशद्रोही क्यों बनेगा। तुम यदि पहले से ही उसे जो अधिकार है वो दिए होते, यदि तुम्हारे राज्य में जनता संतुष्ट होती, तो फिर इस तरह की देशद्रोही काज नहीं करते, है ना। तो यही सब सेंसिटिव चीजें होती है जिसके कारण किसी देश का ना एक वीक पॉइंट होता है। ये कोई भी विदेशी आक्रमणकारी उस सेंसिटिव चीजों को पकड़ लेता है और उस देश पर आक्रमण कर लेता है। यहाँ आप देख लिया ना कि किस एक एक आक्रमणकारी की वजह से, एक देशद्रोही के कारण, एक जाट की वजह से पूरा का पूरा जो है सिंध साम्राज्य चला गया। राजा दाहिर, कितनी सारी महिलाओं का कत्लेआम मचाया गया। ठीक है, यदि ऐसा ना हुआ होता तो वो भी लौट के चला गया था, जैसे सिकंदर के आक्रमण के समय हुआ था ना, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया सिकंदर जैसे सेना और फिर वापस चला गया, ऐसे ही इसका भी सेना वापस चला गया होता। और ऐसा यदि वो मजबूत नहीं होता तो भारत में मुस्लिम समाज आज नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी वीक पॉइंटेज है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अरब और मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण ये जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति या धार्मिक स्थिति, यही सब वो कारण है जिसके कारण उन लोगों को प्रेरणा मिली भारत पर आक्रमण करने के लिए कि भारत के सभी पॉइंट वीक हैं, चलो भारत पर आक्रमण करते हैं, है ना। फिर भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला कारण यह है कि भारत से अरबों का प्रारंभिक संपर्क था, यानी कि सिंध का
भारत का और जो उस समय के मध्य एशिया के जो देश थे, फारस या फिर अब्बासी संप्रदाय जो भी था कुछ, वहाँ का पहले से ही भारत के जो है व्यापारिक संबंध था। आप देख रहे हैं ना कि हड़प्पा काल से ही भारत के लोग उससे व्यापार कर रहे थे। मेसोपोटामिया जैसे सभ्यता, ईरान की सभ्यता उस समय पहले से ही व्यापार कर रहे थे, तो व्यापारिक मार्ग पहले से ही था। उन लोगों को भारत के बारे में पहले से ही जानकारी थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि भारत एक अछूता देश था पहले, जैसे कि कोलंबस ने अचानक को जो है अमेरिका की खोज कर ली, उससे पहले किसी को नहीं पता था, तो ऐसा नहीं था। भारत के बारे में वो लोग पहले से ही जानता था कि वो सब धन संपत्ति वाला देश है, वहां पर काफी धन है। बस एक आक्रमण करने के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए, एक अकेला वजह नहीं हो सकता, तो उसमें एक वजह ये भी था। ठीक है, प्रारंभिक संपर्क था ही। दूसरा, इस काल तक आते आते अरबों की महत्वाकांक्षाओं में काफी वृद्धि होने लगी थी। ये लोग अरब शक्ति जो है काफी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगी थी अपनी। सैन्य शक्ति जैसे ही बढ़ने लगी, इसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी, और महत्वाकांक्षा बढ़ने के साथ साथ उसने आसपास के इलाके को जीतना शुरू कर दिया था, और जीतते जीतते वो सिंध के बॉर्डर तक आ चुका था। अब उनको लगा कि सिंध पर भी आक्रमण कर ही लेना चाहिए, जब जिसके बारे में पहले से ही वो जानता है। ठीक है ना। तीसरा, धार्मिक उद्देश्य भी था। इस समय जो अरब पर जो उस समय जो खलीफा का शासन था वो काफी उत्साही था। उस समय नया नया धर्म जो था, ये इस्लाम धर्म की स्थापना हुई ही थी। तो जब भी किसी नए धर्म की स्थापना होती है, जैसे हमने देखा था ना शुरू में जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, तो भगवान बुद्ध यानी कि उस धर्म के संस्थापक ने खुद घूम घूम करके पूरे विश्व में उस धर्म का प्रचार करवाया था। ठीक ऐसे ही जब इस समय भारत पर आक्रमण हो रहा था, उसी समय इस्लाम धर्म की स्थापना हुई ही थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी तो उसका प्रसार करना शुरू कर दिया था उसने, है ना। और उसके लिए, प्रसार के लिए किसी देश को जीतना जरूरी है। वैसे यदि आप किसी दूसरे देश को जाके कहोगे कि मेरा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, तो ऐसे स्वीकार नहीं करेगा, उसको हराना जरूरी है। पहले राजनीतिक विजय, तब जाके धार्मिक विजय। यदि आप किसी देश को अपने धर्म में परिवर्तन करना चाहते हो, तो पहले उसे राजनीतिक रूप से हराओ। यदि वो हार जाता है, अपना शासन नियुक्त करो, तब जाके उसे इस्लाम में परिवर्तन कर दो। तो इसका एक उद्देश्य धार्मिक उत्साह भी था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, विजय करना। और ये पहले से ही सभी खलीफाओं का लक्ष्य रहा है। जैसे ही इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, वो उसे फैलाने लगे पूरे विश्व में, चारों तरफ से उसे फैलाने लगे। तो ये भी इसका एक उद्देश्य था। चौथा, इसका एक राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण ये था कि इस समय मुस्लिम समुदाय के जो नेता थे, जिसे खलीफा कहा जाता था, तो खलीफा केवल धार्मिक नेता नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम धर्म के नेता होते थे, वो एक राजनीतिक नेता भी था। ठीक है, वो एक राजनीतिक शासक भी हुआ करता था इतने बड़े साम्राज्य का। वो सभी प्रकार के राजनीतिक निर्णय भी लेते थे, किस देश पर आक्रमण करना है, किसको राजा बनाना है, किसको सेनापति बनाना है ना। तो राजनीतिक होने के नाते, धार्मिक प्रमुख होने के नाते, उसने तो धर्म प्रचार का उद्देश्य लिया ही, धर्म प्रचार का सहारा लिया ही, साथ ही उसने एक राजनीतिक शासक होने के नाते आक्रमण का भी निर्णय लिया कि अब भारत पर जो है आक्रमण शुरू किया जाए। ठीक है, इसका एक उद्देश्य साम्राज्य विस्तार हो गया और भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगी। अगला कारण एक व्यापारिक कारण भी था। भारत एक समृद्ध देश था और अरब के साथ पहले से ही व्यापारिक संबंध थे भारत के, है ना। धन की लालसा भी इसका एक हमले का एक कारण था। पहले से ही सबको पता था भारत एक सोने की चिड़िया है। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। इन सभी कारण के कारण एक तत्कालिक कारण था। एक तत्कालिक कारण ये था कि किसी कहीं से उसका उस समय के जो अब्बासी शासक थे, खलीफा शासक थे, खलीफा का एक जहाज जो है मलक्का जल संधि पार करके, जो चाइना से होते हुए, इंडोनेशिया से होते हुए, ये अरब सागर होते हुए अपने ईरान की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ये सिंध की ओर पहुंचा, सिंध यानी पाकिस्तान के नजदीक पहुंचा, तो वहां समुद्री लुटेरे ने उसे लूट लिया। ठीक है, तो उस जहाज को लूट लिया, जो कि उस खलीफा साम्राज्य के परिवार के लोग थे उस जहाज में, और उसके धन संपत्ति थे, उसके परिवार के लोग होते, तो उसका काफी लगाव था उससे कि हमारे समाज के लोग जो है, हमारे परिवार के लोगों को तुमने कैसे लूट लिया। खलीफा का कहना था कि उसके शासक, उसके निकटवर्ती शासक सिंध के शासक हैं, राजा दाहिर वहां का शासक है, तो राजा दाहिर के ही लोग होंगे वहां पर। राजा दाहिर के यदि लोग नहीं थे, तो राजा दाहिर ने उसे मना क्यों नहीं किया। इसके बाद एक पत्र लिखा गया, उसने खलीफा के शासक, खलीफा ने एक पत्र भी लिखा था राजा दाहिर को कि आप जो हमारे युद्ध की भरपाई की गई, हमारे जहाज जो लूट किया गया है, लूट लिया गया, उससे भरपाई करो। इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तो ये इसका तत्कालिक कारण था, है ना। खलीफा के जहाजों को लूट लेना और उसकी महिलाओं को पकड़ लेना, ये उसका तत्कालिक कारण था। इस पर सिंध के शासक ने कोई जो है ये नहीं लिया था, रिएक्शन नहीं किया।
और ये तत्कालिक कारण की वजह से उसने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो वजह तो पहले से ही बहुत सारी थी, लेकिन उन सभी वजह में एक प्रमुख वजह ये भी था। ठीक है, तो हमने अभी तक पृष्ठभूमि सारी तैयार कर ली है। अब हम उसके आक्रमण को देखते हैं। और सबसे पहला आक्रमण इस समय जो हुआ था, अरब आक्रमण हुआ था भारत पर। ठीक है, अरब आक्रमण के क्रम में सबसे पहला जो है कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसका कार्यकाल देखिए, ये 695 ईस्वी से लेकर के 715 ईस्वी तक का शासनकाल है। ये खलीफा साम्राज्य के एक सेनापति हुआ करते थे, खलीफाओं के एक सेनापति थे। इसे उमैयद नामक खलीफा ने अपनी सेना में नियुक्त किया था, और इसी ने भारत पर आक्रमण करने या सिंध विजय की नेतृत्व का भार सौंपा था। जब उसकी जहाज को लूट लिया गया, खलीफाओं के जहाज को, तो खलीफा ने अपने इसी सेनापति को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा कि जाओ तुम भारत पर आक्रमण करो। ठीक है, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मेकरान के रास्ते सिंध की ओर बढ़ा और सबसे पहले देवल पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। ये देवल सिंध के पड़ोसी इलाका है ना। तो देवल पर विजय, देवल को देखा कि कोई विदेशी आकर के देवल को जीत लिया, तब भी यहाँ के जो सिंध के शासक थे राजा दाहिर, वो अपने राज्य के भीतर अपने किले में जो है सेफ, खुद को सुरक्षित महसूस किया। कहा कि किले पर आक्रमण कर रहा है ना बगल के राज्य पर, हम क्यों उस पर झगड़ा मोड़ लें। उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये इसकी गलती थी ना। जब कोई विदेशी शासक आपके पड़ोसी राज्य को जीत रहा है तो आपको आक्रमण करना चाहिए। उसको दोनों का संयुक्त गठजोड़ बनाता, उस पर आक्रमण करता, नहीं किया। फिर अगला आक्रमण इस पर हुआ, और इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने सैन्य शक्ति फिर सिंध में लगा दी और सिंध को भी जीत लिया। तो आप देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के जो राजा हैं, है ना, दाहिर, इन दोनों के जो बीच युद्ध हुआ था, इसे रेवर की लड़ाई कहा जाता है ना। रेवर की लड़ाई अथवा रिवर की युद्ध कहा जाता है। तो रिवर की युद्ध जो है 712 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद राजा दाहिर की पराजय हो जाती है, और इसी युद्ध में राजा दाहिर की हत्या भी कर दी जाती है, मृत्यु भी हो जाता है। तो ये जैसे पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध आप याद रखते हैं ना, ऐसे ही ये इस युद्ध को भी याद रखिएगा, रेवर की युद्ध। ठीक है, इसके बाद रावण के किले की रक्षा जो है इसकी विधवा जो थी रानी बाई, या भी हमने ऊपर नाम चर्चा किया था, इसने की थी, है ना। राजा दाहिर की जो विधवा थी उसने इसकी की थी। लेकिन फिर बाद में देखा सबका कत्लेआम मचाया गया, तो फिर बाद की सभी महिलाओं को लेकर के उसने जौहर कर लिया था। क्योंकि जब उसको पता था कि अब युद्ध का अंत होने ही वाला है, सभी हम नहीं जीत पाएंगे, पुरुष सेना के साथ कैसे जीत लेगा वो, है ना, तो जौहर कर लिया था। और बाद में जो बची उसके परिवार की, ये तो विधवा थी ना, लेकिन राजा दाहिर की जो बेटी थी या फिर और जो अन्य रानियां थी, उन सभी को ये पकड़ के ले गया मोहम्मद बिन कासिम अपने खलीफा के पास, और खलीफा के हरम में उसे डाल दिया गया था। ठीक है, तो इसका कहानी यहाँ पर खत्म हो गया। ये था सिंध विजय। अब अगला बारी आता है मुल्तान विजय। 712 ईस्वी में सिंध का विजय कर लेने के बाद 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था, और लगभग 2 महीनों तक प्रतिरोध के बाद एक जाट गद्दार या देशद्रोही ने पानी की आपूर्ति का स्रोत बता दिया, जिसके कारण उसे सुल्तान जो थे उसके शासक, उसको आत्मसमर्पण कर दिया, करना पड़ा था। ठीक है, यहां से इसे काफी, मोहम्मद बिन कासिम को काफी मात्रा में सोना मिला था, इसीलिए कासिम ने इसे सोने का शहर कहा है। तो यदि आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसे सोने का शहर कहा था, तो ऐसा मुल्तान को कहा था उसने। यहाँ से उसे उसके राजा के पास काफी मात्रा में सोने मिला था। ये मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी, क्योंकि किसी कारणवश ये मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही यहाँ से वापस गया ना अपने खलीफा के पास, तो खलीफा को देशद्रोह के, खलीफा ने इसे देशद्रोह का मुकदमा चलाया इस पर, और इसे फांसी पर सजा दे दी, फांसी पर लटका दिया था, है ना। हो सकता है यहाँ से जो धन संपत्ति ले गया था उसमें से कुछ धन संपत्ति इसने छुपा ली हो, सारे के सारे खलीफा को नहीं सौंपा हो अपने राजा को, इसलिए देशद्रोह का आरोप लगाया इस पर, और इसे फांसी दे दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का रासलीला यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अरब वाला। अब हमारा तुर्क वाला देखो, तुर्क आक्रमण। ठीक है, 712 ईस्वी में सिंध पर तो और मुल्तान पर तो आक्रमण करके जीत लिया था उसे। इसी बीच तुर्कों का उदय हो जाता है ना। इस समय तुर्कों का जो खलीफा, दूसरा खलीफा आ जाता है, और ये ईस्वी हो जाता है 833 से 842, अगला खलीफा,
है ना। ये 712 है ना, कुछ देर तक शासन करता रहता है ऐसे अपने विजित प्रदेशों पर। एक लुटेरा था वहां पर, उसने अपना साम्राज्य, जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आया था, तो उसने अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया था, यहाँ पर कोई वंश स्थापित नहीं किया था। वो तो एक लुटेरा की भांति आया था, लूट करके वापस चला गया था, है ना। इसने अपनी यहाँ पर कोई वंश स्थापित नहीं की। दोबारा यहाँ पर भारत पर जो आक्रमण की योजना बनाने लगी, वो तुर्कों के आक्रमण के काल में होने लगी थी, जब तुर्कों की शक्ति अचानक बढ़ने लगी। ये 9वीं सदी में देख रहे हो ना, 833 से 850 ईस्वी के समय, इस समय खलीफा इसका था खलीफा उइस मुतासिम। इसके शासनकाल में तुर्कों की शक्ति काफी बढ़ने लगी थी। इसके काल में फिर से एक युद्ध की योजना बनाई जाने लगी थी। इसका एक कारण भी था, इस समय तुर्की लोगों ने एक नई युद्ध की शैली विकसित की थी, जिसे छापेमार युद्ध प्रणाली कहा जाता है। चंगेज खां की जो, ये इन लोगों ने इसे मंगोलों से सीखा था। चंगेज खां के बारे में सुना है ना, उसने एक अलग सी युद्ध नीति थी उसकी, छापेमार युद्ध नीति, है ना, छुप के वार करने वाली नीति। इस कारण से ये काफी उस समय प्रसिद्ध हो रहे थे, है ना। इसके कारण जो है, इस छापेमार युद्ध नीति के कारण जो है, कोई भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा था, तो इसकी शक्ति काफी विशाल हो गई। तो एक बार फिर से भारत पर योजना जो है, आक्रमण की योजना बनाई जाने लगी थी। इसके साथ ही भारत पर एक और जो है, एक वंश की स्थापना हुई थी, गजनवी वंश की, वो इसी समय हुई थी। भारत पर आक्रमण करने का एक और कारण भी था। उस समय भारत पर जो, उस समय उत्तर भारत का जो रक्षक था, प्रतिहार वंश, है ना, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इस समय इसका पतन हो चुका था पृथ्वीराज चौहान की, है ना। अब इसका जो है मृत्यु होने ही वाला था, क्योंकि इसके बाद अब जब जैसे ही गजनबी आएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, काफी कमजोर स्थिति में पहुंच चुका था। ठीक है, तो ये इसके निमंत्रण का संकेत था, सब कुछ अनुकूल स्थिति थी। अब गजनबी वंश की स्थापना हो जाती है। गजनबी वंश की स्थापना जो है, इसमें अलब्दगीन था। अलब्दगीन ने गजनी में एक अलग सी, गजनी अफगानिस्तान का एक इलाका है, यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, है ना। तो यहाँ पर स्वतंत्र, गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना यदि पूछे तो ये अलब्दगीन ने किया था। लेकिन यदि गजनी वंश की स्थापना की बात करें, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलब्दगीन ने, लेकिन यदि गजनवी वंश की स्थापना की बात करें तो सुबुक्तगीन ने किया था, है ना। इसका शासनकाल 10वीं सदी है ना। इसी ने गजनवी वंश की स्थापना की थी, सुबुक्तगीन ने। ठीक है, दोनों में नाम में ये कंफ्यूजन मत होइएगा। अलब्दगीन जो है, इन्होंने गजनी में केवल राज्य की स्थापना की थी, वंश की नहीं। गजनवी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने किया था, और महमूद गजनवी इसी वंश का था, है ना। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। इसका शासनकाल 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक है ना। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर इसके आक्रमण, जो भी आक्रमण हुए थे, उन सभी का उद्देश्य था भारत के समृद्ध मंदिरों और भारत के नगरों को लूटना, मध्य एशिया में जो संघर्ष हो रहा था उसके लिए धन जुटाना, भारत में इस्लाम का प्रचार करना और अपने शक्ति का प्रदर्शन करना। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत पर शासन करना उद्देश्य था उसका। महमूद गजनबी भारत पर जब आक्रमण किया था तो उसका कहीं भी उद्देश्य ये नहीं था कि भारत पर वो, जैसे कुषाण वंश आए, भारत को जीता और यहाँ पर आके शासन करने लगा, इस तरह से ये नहीं थे। एक लुटेरा के रूप में आए थे और लूट करके चले गया था। तो अन्य आक्रमणकारी और इसमें दोनों में यही अंतर है। इसने 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध लड़ा था। इसने महमूद और एक हिंदू शाही राजवंश था, राजा जयपील के बीच युद्ध हुआ था। तो जैसे हमने रेवर का युद्ध याद रखा, ऐसे ये पेशावर का युद्ध आप याद रखिए, 1001 ईस्वी में लड़ा गया था महमूद गजनबी के बीच में, और हिंदू शाही राजवंश थे इस समय, इसका नाम था राजा जयपाल। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें राजा जयपाल को बंदी बना लिया गया था। ये इसका पहला सीमा वाला युद्ध था। इसके अन्य युद्ध देखिए, इसने और कौन कौन से युद्ध किया। इसने 1015 ईस्वी में ही दूसरा युद्ध किया था, 15 सालों बाद कश्मीर पर आक्रमण किया था। 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने, 1015 में कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन ये असफल रहा था। इसने अगला आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा पर किया था और यहाँ के राजा चंद्रपाल को हराया था। महमूद गजनबी ने 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक चंद्रपाल को हराया था। 1021 ईस्वी में इसने कन्नौज को हराया था और यहाँ के राजा चंदेल राजा थे, इसको हराया था। और यहाँ पर मत जो है, कन्नौज के बाद वो आगे बढ़ा बंगाल तक, और इस समय बंगाल में जो है एक राज्य था जिसका नाम था गौड़। यहाँ पर गौड़ वंश का शासन था, इसको भी हमला किया और यहाँ पर इसको भी पराजित किया था। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, भारत के गंगा के उत्तरी इलाके होते हुए ये बंगाल तक पहुंच गया था। 1021 में ही इसने त्रिलोचन पाल की हत्या कर दी थी, जो गौड़ वंश पर उस समय शासन कर रहा था, और उसका उत्तराधिकारी जो भीमपाल था उस पर भी आक्रमण किया था।
1023 ईस्वी में इसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर पर आक्रमण कर दी थी। ठीक है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। इन सभी आक्रमण में ये सबसे ज्यादा फेमस है इसका, तो ये याद रखिएगा, सोमनाथ आक्रमण। ठीक है। 1025 में ही इन्होंने जाटों के विरुद्ध हमला किया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ हमला इन्होंने 1026 में और 1025 से 26 में किया था। इन्होंने अपने मंदिर को लूटा, उसकी मूर्तियों को काफी अपवित्र किया, और यहां से कह रहा है कि 2 मिलियन दिनार, उस समय सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, उसकी लूट की थी। और यहाँ से जो शिवलिंग की मूर्तियां थी उसे तोड़ा था काफी, है ना। 2 मिलियन दिनार जो है, आज से अब सोचिए 1500 साल पहले कितना महत्व रहा होगा, है ना। ये गजनबी इतना युद्ध करके लूटपाट करके चला गया। अब इसका उत्तराधिकारी कुछ वर्षों बाद जो है मोहम्मद गौरी हुआ। मोहम्मद गौरी ने भी अपना पहला आक्रमण मुल्तान में ही किया था। वो तो प्रारंभ जो है सीमा क्षेत्र है ना भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जब भी कोई विदेशी आक्रमण होगा सबसे पहले अफगानिस्तान, काबुल, पेशावर यहीं पर आक्रमण करेगा। सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में, मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। उसके 4 साल बाद इन्होंने पेशावर और लाहौर पर भी आक्रमण किया और इसे भी अपने साम्राज्य के भीतर जीत लिया था। अब देखिए, इसने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। दूसरा युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी वापस हार के वापस चला गया और अपनी शक्ति अर्जित की और फिर से दोबारा अटैक किया अगले ही साल, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, है ना। और हत्या करने के बाद दिल्ली के साथ साथ अजमेर पर भी आक्रमण कर लिया। देख रहे हो ना, दिल्ली सल्तनत की बैकग्राउंड बन गई ना। अब पृथ्वीराज चौहान की स्थापना जो है हत्या होने के बाद, यानी तराइन की द्वितीय युद्ध जो है, क्या सब डिसाइड किया, जैसे कि पलासी युद्ध और बक्सर युद्ध ने ये डिसाइड किया कि बंगाल पर शासन कौन करेगा, भारत का शासक कौन होगा, ऐसे ही ये तराइन का द्वितीय युद्ध ने डिसाइड किया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना अब भारत पर होगी, हिंदू राजशाही का शासन अंत। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था और हम लोग अभी तक दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि बना रहे थे। मोहम्मद गौरी या गजनबी में यही अंतर था कि मोहम्मद गौरी केवल एक लुटेरा था, मोहम्मद गजनबी केवल लुटेरा था, लूटा और चला गया। लेकिन मोहम्मद गौरी केवल लूटा ही नहीं, जाते वक्त इन्होंने पूरे भारतीय प्रांत को जहां तक जीता था उन्होंने उसे 4 भागों में बांट दिया था। उस 4 भागों में एक जो पाकिस्तान वाला इलाका था वहां पर अपना एक जो है जो दास है उसे नियुक्त किया था, उसी का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ से बनाई थी, लाहौर को बनाई थी, और वहां से भारत के जो जीते इलाके थे, जीते के विजित इलाके, वहां से उसने शासन करना शुरू किया था, है ना। लाहौर को राजधानी बनाया और वहां से शासन करना शुरू किया था। फिर उसका जो उत्तराधिकारी हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, अब उसने क्या कर लिया, उसने एक दिल्ली अपनी राजधानी को उठा करके लाहौर से उठा करके दिल्ली ले आया और वहां आते आते इसने एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली। ठीक है, तो हम लोगों ने बैकग्राउंड बना लिया है दिल्ली सल्तनत की। हमारा जो अगला अध्याय होगा हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो आक्रमणकारी आए थे अरब और तुर्क आक्रमणकारी, इसने जो भारत पर आक्रमण किया इसके भारत पर प्रभाव क्या क्या छोड़ गए, इस आक्रमण के दूरगामी प्रभाव क्या निकले, तत्काल प्रभाव क्या निकले, है ना, सामाजिक रूप प्रभाव क्या निकले, आर्थिक प्रभाव क्या निकले, इन्हीं सभी प्रभावों के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ये सभी प्रीलिम से लेकर के मेंस तक आपको काम आएगा, तो इन सभी चीजों को आप बढ़िया से याद रखिए। और ये दोनों देखिए, यदि आपसे केवल अरब आक्रमण के प्रभाव पूछे तो भी यही जवाब देना है, अरब और तुर्क आक्रमण के प्रभाव पूछे तो भी यही जवाब देना है। तो हमने कंबाइन करके यहाँ पर दे दिया है, अलग अलग न देने के बजाय यहाँ पर कंबाइन दिया है। इस आक्रमण की वजह से इसने भारत की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया। अरब और तुर्क आक्रमण नहीं हुआ होता तो भारत की सैन्य कमजोरियां उजागर नहीं हुई होती। किसी भी विदेशी शासक को यह नहीं पता कि भारत की सैन्य शक्ति कमजोर है, भारत के लोग राजनीतिक रूप से एक नहीं है, भारत में राष्ट्रीय एकता का अभाव है, ये बातें चल नहीं पाती। इन्हीं चीजों की वजह से पता चल पाया कि भारत में युद्ध रणनीति के अभाव है, भारत पर घुड़सवार सैनिक कमजोर है, तीरंदाजों की कमी है,
युद्ध में आधुनिक हथियारों की अनुपस्थिति है, ये सभी कमजोरी इसी युद्ध में पता चली। भारत की राजनीतिक कमजोरी भी पता चली। भारत में सामंती प्रथा काफी जगह विद्यमान थी। सामंती प्रथा में हमने देखा था ना कि जो केंद्रीय राजा होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं। इसकी वजह यह थी कि सामंती राजा आर्थिक रूप से काफी संपन्न होते हैं, वो खुद अपनी सेना रखते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न होने का मतलब है कि केंद्र सरकार को टैक्स कम देते हैं। यदि वो मौर्य काल की तरह होता, केंद्रीय रूप से सशक्त होता, तो उसको काफी बड़ी सेना होती ना उसके पास, है ना। तो ये सामंती प्रथा इसकी कमजोरी थी। ठीक है, आर्थिक प्रभाव क्या निकले? आर्थिक रूप से जो काफी सशक्त था, महमूद गजनबी ने उसे, या फिर जो भी आक्रमणकारी आए सारे उसे लूट कर ले गया, यानी अब भारत कंगाल हो गया। ठीक है, शक्ति का अब केंद्रीकरण होने लगा, धन संपत्ति का। देश की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। सांस्कृतिक रूप से भी हानि पहुंचा भारत को। इसने मूर्तियों और मंदिरों को काफी लूटा। मूर्ति कला और स्थापत्य कला को काफी जो है गहरा आघात पहुंचाया। इससे पहले भारत में जो मूर्ति कला प्रसिद्ध थी वो लुप्त हो गई। सारे कलाकारों को छुट्टी दे दी गई। जितने सारे राजवंश थे भारत में, देखा था ना 10-12 राजवंश थे, ये तो बड़े बड़े थे। उसके अलावा छोटे छोटे राजवंश भी होंगे ना। सभी राजवंश अपने अपने राज्य के भीतर कलाकारों को नियुक्त करते थे, उससे देवी देवताओं की मूर्ति बनवाया करते थे। उसके बहाने कहीं ना कहीं कला का संरक्षण तो हुआ होता था ना। हमने देखा था कि राष्ट्रकूट वंश में कितने सारे मंदिर बनाए गए थे। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर है ना। चोल राजवंश के काल में हमने देखा था कि बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर का मंदिर बनाया गया था। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था। इतने सारे मंदिर बनाए गए थे। उस मंदिर में नक्काशी करी जाती थी, बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे वहां पर। इन सभी के वजह जो कारण जो है, बहुत सारे कलाकारों को नौकरियां मिलती थी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, तो मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद मंदिर निर्माण गायब। मंदिर निर्माण में गायब होने यूज होने वाले जो कलाकार थे वो भी गायब, उसे भी छुट्टी कर दी गई। जो चित्रकार थे वो भी गायब हो गए। मंदिर में जो भजन गाने वाले जो कलाकार होते थे वो भी गायब हो गए। ठीक है, तो इसने सांस्कृतिक रूप से कितने को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए और भी मार्ग खोल दिया गया। अब देख रहे हो ना, एक बार आक्रमण होने के बाद वो क्या हो जाता है, बार बार आक्रमण के लिए मार्ग खुल जाता है, क्योंकि दूर के जो आक्रमणकारी हैं उसे भी प्रेरणा मिल जाती है ना। उसके बाद देख रहे हो ना, एक के बाद सल्तनत काल के बाद बाबर आ गया, एक के बाद एक आक्रमण होता ही रहा। जब सल्तनत काल आक्रमण कर रहा होता है तो अब देख रहे हो ना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मंगोल फिर से आक्रमण करना शुरू कर देता है। वर्तमान मंगोलिया क्षेत्र से मंगोल आक्रमणकारी भी आक्रमण करना शुरू कर देता है। तो आप देख रहे हो ना, इल्तुतमिश से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी तक कितने सारे सेना वहां पर तैयार की थी। सभी की राजनीति जो है यहीं पर केंद्रित थी, सैन्य नीति, कि किस प्रकार मंगोल हमलों से भारत की रक्षा की जाए। ठीक है, इसी आक्रमण के कारण भारत में इस्लाम प्रसार का मौका मिला। यदि ये आक्रमण नहीं होता तो भारत में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ होता, भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार नहीं हुआ होता, है ना। इसी आक्रमण के कारण बहुत सारे राजा तो आए ही, राजा और सैनिक, उसके साथ साथ उसके परिवार लोग भी आए। फारस के जो और जनता थी वो भी आई, क्योंकि यहाँ पर धन संपत्ति और रोजगार है। एक नया विजित प्रदेश है ना, तो यहाँ पर नए अवसर हैं। वहां पर रह रह के पक चुके थे, कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। लेकिन ये नया राज्य बनेगा ना, जहाँ जाएगा बड़े बड़े महल बनेंगे, तो उसे पेशा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, है ना कोई पेशा अपना लेगा। इसलिए उनके साथ बहुत सारी संख्या में लोग आए। तो भारत में एक नई धर्म का प्रवेश हुआ था इस काल में, बहुत भारी संख्या में। इन प्रवेश के कारण क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिमों का एक भारत में टकराव शुरू हुआ। भारत में जो पहले से बहुसंख्यक हिंदू थे, इस काल में जो मुस्लिम आगमन हुआ भारत में भारी संख्या में हुआ, है ना। देख रहे हो ना, जनता से लेकर के, सैनिक से लेकर के ऊपर के अधिकारी, राजा महाराजा सब आने लगे। इन सभी की वजह से भारत में टकराव शुरू हुआ, धार्मिक युद्ध शुरू हुआ इस काल में। इसे ही जिहाद कहा जाता है। ये इसी समय शुरू हुआ था, धार्मिक युद्ध। सभी जाति एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा के भाव से देखने लगे थे। हिंदू को मुसलमानों से डर होने लगा था, मुस्लिमों को हिंदुओं से डरने लगने लगा था, क्योंकि हिंदू इसलिए डर रहे थे कि इसके काफी लूटपाट मचाया था, है ना। काफी महिलाओं को इसने क्षति पहुंचाई थी, काफी अपमानित किया था। तो सभी लोग मुस्लिम आक्रमणकारियों से डरने लगे थे। जिस गांव में जाके ये लोग बसने लगे, वहां पर सभी दूसरे जाति जो थे खुद को समेटने की कोशिश करने लगे। अपनी महिलाओं को पर्दे के भीतर रहने के लिए और घरों के भीतर रहने के लिए आदेश देने लगे कि तुम बाहर मत जाओ, यदि बाहर जाओगी तो फिर ये लोग तुम्हें देख लेंगे, फिर आक्रमण करेंगे, तुम पर लूट मचेगा, है ना। इस तरह से सभी को संपर्क में क्या करने लगे, खुद को सेफ रखने की कोशिश करने लगे थे। और इन्हीं तनाव की वजह से, सामाजिक तनाव, भारत में जब तनाव काफी बढ़ने लगा,
हिंदू काफी उग्र होने लगे कि ये हमारे देश में आ रहा है, हमारी संस्कृति को काफी प्रभावित करेगा, है ना। हमारी काफी संख्या में धर्म परिवर्तन किए जाने लगे थे। इसी समय बहुत सारे भक्ति संत उदय हुए थे। तुलसीदास इसी समय उदित हुए थे, जो है जितने सारे निम्बार्क जो है और सूफी संत इसी समय उदित हुए थे। ये सब उदित होकर समाज में संदेश देने लगे कि भाई तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो, राम रहीम सब एक है, राम भी एक है, रहीम भी एक है, तो तुम लोग धर्म के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हो, अल्लाह ईश्वर सब एक हैं। सभी सूफी संत जो हैं संत वो देने लगेंगे, उपदेश देने लगेंगे कि अल्लाह ईश्वर एक है, तुम लोग धर्म के मामले में लड़ाई क्यों कर रहे हो, इसका जो अल्लाह है वो भी एक है, तुम्हारा जो ईश्वर है दोनों एक ही है, तो अलग कहाँ है जो लड़ाई कर रहे हो, है ना। तो समाज में ये सब क्या करेंगे, अस्थायित्व देने की कोशिश करने, जितने भी संत हैं सभी ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। अब देख रहे हो कि जितने सारे छोटी जाति से जो उस समय रामानंद या फिर दूसरे शासक जो स्थापित हुए थे, दूसरे संत, वो सब भी अपने एक तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को सामंजस्य लाने के बीच में कोशिश चल रही थी सूफी संतों के द्वारा या फिर दूसरे के द्वारा। उसी तरह हिंदू समाज के भीतर भी जातिगत भेदभाव न बढ़े उसके लिए भी एकजुट करने का जो है, कबीर के दोहे याद है ना, है ना। तो हिंदू को मुसलमानों से या फिर हिंदू को अपने हिंदुओं के बीच में जाति प्रथा को कम करने की काफी कोशिश की गई थी, क्योंकि इस समय समाज में हर जगह कत्लेआम मचाई जा रही थी, समाज में काफी असंतोष फैला हुआ था और सबका एक कारण था जाति और धर्म, है ना। तो सभी लोगों ने धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के एक नई विचारधारा देनी शुरू कर दी थी। सभी संतों का एक ही काम था इस समय कि समाज में किसी तरह शांति फैले। सभी संतों ने समाज में शांति फैलाने की कोशिश कर ली थी इस समय, इसीलिए सूफी संतों का उदय हुआ था इस समय। आप कल हम पढ़ेंगे ना, कल परसों में हम पढ़ेंगे कि कितने सारे भक्ति संत, सिख धर्म का उदय, है ना, बहुत सारे भक्ति संत इस समय, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम इसी समय उत्पन्न हुए थे सभी, और सभी अपना अपना जो है प्रवचन देना शुरू किया कि समाज में वैमनस्य कम करो, समाज में शांति लाओ, है ना। ये सब इसी के कारण हुआ था। यदि ये मुस्लिम आक्रमणकारी न होता तो भारत में सूफी आता, सूफी संत आता, न आता। भारत में ये जो भक्ति आंदोलन हुआ था ये आता, कभी नहीं आता, है ना। ये इसी कारण आया था। इसने कला और अन्य ज्ञान को भी प्रभावित किया था। मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में आए थे तो इससे पहले भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे उसकी शैली अलग थी, मूर्ति कला की अलग शैली थी, गंधार कला, मथुरा कला और जो सातवाहनों की अलग सी फैले थी, अमरावती कला शैली वो थी, चोलों की द्रविड़ कला शैली थी। जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी तो उन्होंने अपनी फारसी कला शैली भारत में लेकर आए थे, तो भारत में अलग कला का प्रवेश हुआ था, है ना। लेखन के लिए भी फारसी लिपि का जो है विकास हुआ था। भारत में जो लिपि थी वो तो थी ही, और विदेशी कला भी आई थी भारत में। बोली में भी परिवर्तन होने लगा था, अब अपभ्रंश विकसित होने लगा था। पहले से जो प्राकृत और संस्कृत भाषा चली आ रही थी उसमें फारसी भाषा का मिश्रण हुआ और एक अलग सी भाषा अपभ्रंश विकसित हुई थी, ठीक है। तो सभी चीजों को इसने, धार्मिक, दार्शनिक, सभी चीजों को इसने प्रभावित किया था, ठीक है। योग और तप का भी प्रभाव, भारत में जो पतंजलि ने योग का आविष्कार किया था उस योग और तप को भी सूफीवादियों ने अपने में मिला लिया, या फिर कहिए कि सूफीवादियों का जो योग और तप है ये इसमें मिश्रण होकर एक नया तप मिला। हिंदू और मुस्लिमों का जो दोनों का जो योग है ये दोनों मिलकर एक नया संस्करण आया, नया वेरिएंट, इसी को कहा जाता है सूफीवंत। सूफी संत भी तप करते हैं, है ना, देखे होंगे आप लोग, उसके बारे में पढ़े होंगे। गणित और चिकित्सा विज्ञान का प्रभाव, सभी तरह इस तरह के प्रभाव है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सफलता के कारण क्या थे। ये आक्रमणकारी जब भारत में आया था तो आखिर सक्सेस क्यों हुआ, क्या कारण थे जिसकी वजह से ये लोग सफल हो पाया था। सबसे पहला कारण था देशी आंतरिक कमजोरियां, देशी शासकों की कमजोरियां। एक तो सभी लोग आपस में लड़ते मरते रहते थे, राष्ट्रीय एकता का अभाव था, ये सब इनकी आंतरिक कमजोरियां थी। सामाजिक विभेद भी काफी था, हम लोगों ने देखा ना, जाति धार्मिक रूप से अलग अलग प्रकार से विभेदित थे हम लोग, ये हमारी कमजोरी थी। इन्हीं कमजोरी का फायदा उठा के विदेशी आक्रमणकारी जो है हमारे देश पर शासन करने लगे थे। सीमित आर्थिक समेत, चूंकि देश अलग अलग बंटवारे हुआ था ना, देश में कई सारे देश था, कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई एक केंद्रीकृत सत्ता होती तभी के तो उसके पास काफी बड़ी शक्तिशाली सेना होती, मौर्य साम्राज्य जैसे। जब छोटे छोटे देश रहेगा तो उसके पास सेना कहाँ से आएगी, है ना। तो इसके पास सीमित आर्थिक जो है संपत्ति था। केवल सिंध में शासन, अब सिंध देखो वर्तमान में कितना छोटा राज्य है वहां पर, है ना। अब इतने छोटे राज्य का टैक्स कितना होगा, और टैक्स कम होगा तो फिर सेना कितनी होगी, और एक एक करके हराएगा तो हारेगा ही। यदि कोई एक गठजोड़ बनाता तब तो हरा देता। प्रांतीय गवर्नरों और सामंतों की अर्थ स्वतंत्रता, सामंती प्रथा इसके हारने का एक और कारण था।
इन सभी के अलावा अरबों की सैन्य श्रेष्ठता भी थी। हमने देखा था इस समय अरब और तुर्क लोग एक नई युद्ध नीति का विकास कर लिया था इन लोगों ने, है ना। दूसरा, संघर्ष की सीमित प्रेरणा। भारतीय जो संघर्ष कर रहे थे तो इनके संघर्ष का एकमात्र कारण था अपने साम्राज्य की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन जब अरब और तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए थे तो इसके संघर्ष के अलग अलग कारण थे। क्या क्या कारण थे? पहला कारण तो ये था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। दूसरा, नई नई धर्म जो स्थापना हुई है इस्लाम धर्म, उसका प्रसार करना, है ना। तीसरा बड़ा कारण था, जिस नए देश में जा रहे हैं वहां खूब लूटपाट मचाएंगे तो काफी धन संपत्ति हमें मिलेगी, है ना। तो इतनी सारी प्रेरणा लेकर युद्ध कर रहा था तो ऑब्वियस है पूरा जान प्राण लगा के युद्ध करेगा, ठीक। उसकी सामरिक गलतियां भी थी, जैसे कि जब कोई सीमावर्ती इलाके पर किसी पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करता तो उसका बगल का जो राजा था वो चुपचाप बैठा रहता। इन्हें लगता कि हम पर थोड़े ना आक्रमण कर रहा है, यदि हम पर आक्रमण नहीं कर रहा तो हम क्यों जाएंगे उसमें बिना मतलब के मुंह डालने के लिए। तो फिर ऐसा ही मौका का फायदा उठाता, जो विदेशी शासक होते उस पर पहले जीत लेता और उसके जीतने के बाद फिर इस पर आक्रमण करता, फिर इसको जीत लेता फिर अगले राज्य पर आक्रमण करता, है ना। इसी तरह एक एक करके हराते। आप देखा ना, कहाँ से फारस से आया एक सैनिक पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया था गंगा नदी के किनारे होते होते। इतने बड़े राज्य में कोई भी आक्रमणकारी एकजुट हो गए, भारत के शासकों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। कहां पर ईरान और कहां पर पश्चिम बंगाल, देख रहे हो ना, कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। सबको लगता था कि पड़ोसी राज्य है ना, उस पर आक्रमण किया है, उस पर आक्रमण करके वो वापस चला जाएगा, फिर उसको जीत लेता। फिर इसको यही लगता कि उसको जीत के वो चला जाएगा, ठीक है। यदि ये लोग अपने खतरे को भांप लेता कि उसके बाद हमारी बारी है, हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए, तब ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा खतरे को नहीं भांप पाया। विभाजन आक्रमणकारी की विफलता। जिस तरह ये लोग भारत को फूट डालने की कोशिश की, इस तरह भारतीयों लोगों ने उन लोगों को इस प्रकार के षड्यंत्र अपनाने की कोशिश नहीं की। जैसे कि जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता तो वो हमेशा इस फिराक में रहता कि किस प्रकार भारत की कमजोरियों को जाना जाए, किस प्रकार भारतीय शासकों की कोई कमजोरी को जान लें ताकि उसमें फूट डाल लो और राज करो की नीति अपना ले। इस प्रकार की नीति भारतीय शासकों ने अपनाने की कोशिश नहीं की। यदि भारत के शासक चाहता तो इस समय मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय खुद वो काफी दुर्लभ दशा में था। यदि वो उसकी कमजोरियों को कोशिश करता, ढूंढने की कोशिश करता, तो काफी कमजोरी थी उसके साम्राज्य की। उसका साम्राज्य खूब खंडित दशा में था, आर्थिक संपन्नता नहीं थी, उसने गृह युद्ध चल रहा था वहां पर, है ना। इसी का फायदा, इसी को जो है ना यहाँ से धन संपत्ति लूट कर ले जाता था, वहां पर एक नए साम्राज्य की स्थापना करता। यदि ये चीज जब जान पाता तब फिर उसको भी फूट डालता। इसको यदि लगता कि जो हम पर आक्रमण कर रहा है वो अंदर से काफी खोखला है, यदि ऐसा ये जान पाता तो फिर काफी बढ़िया से लड़ पाता, लेकिन नहीं जाना, कभी कोशिश भी नहीं की। और इन सभी के अलावे एक अंतिम पक्ष है भारतीय पक्षों की गद्दारी। अभी हमने बताया था ना कि जो भी कुछ लड़ाई हुई थी सभी लड़ाई में एक न एक देशद्रोह नेता आपको मिल ही जाएंगे। मराठा जब साम्राज्य हुआ था तब भी एक गद्दार आपको मिल गया था, है ना। यहाँ पर भी एक मिला था जाट के रूप में, तो इस तरह हर में था ही था। इसके अलावा एक अन्य रूप से अरबों की सैन्य श्रेष्ठता, ठीक है, अरबों का धार्मिक उत्साह अन्य चीजों से, तो ये भी था। तो ये था हमारा आज का अरब और तुर्क आक्रमण। आज के सेशन में हम लोगों ने शुरू से अंत तक क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा था कि इस काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं, ठीक है। उस पर देखा कि इन लोगों के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे, यानी कि उस समय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की, यही इन लोगों के आक्रमण की प्रेरणा भी थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने अलग अलग अरब के आक्रमण यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के जो बहुत घसारी विवरण है उसको देखा। फिर उसके बाद महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी का शासनकाल देखा, ठीक है। उसके बाद हमने उसके प्रभाव क्या निकले हमने उसको देखा, है ना, और उसकी सफलता के कारण क्या थे हमने वो भी देखा। इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है ये समाप्त हो जाता है। हमने सल्तनत काल की जो बैकग्राउंड है वो हमने बना दिया है और कल आप आसानी से सल्तनत काल पढ़ सकते हो। आज का सेशन इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि बिना आज के सेशन को समझे अब कल की जो सल्तनत काल की स्थापना होगी वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इस क्लास को भी जानना जरूरी है और कल का भी जानना जरूरी है, क्योंकि कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।